आई फील कि आप हमेशा एक बहुत स्मार्ट एक्टर थे, पर दुनिया आपके लिए रेडी नहीं थी। रोज सुबह नए कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के मैं सोफे पे बैठ के मैं काम मांगता था, तो मेरे लिए वो ऑफिस था। एक ज़माने में काम नहीं था। बिल्कुल भाई साहब, मैं सत्या जैसी कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म करने के बाद घर पे बैठा रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं था कई महीनों तक। बहुत सारे अलग अलग स्टेट से मुझे टीममेट्स मिले, पर बिहार के टीममेट्स में खासियत होती है, लॉयल्टी ज़्यादा होती है, भाईचारा ज़्यादा होता है। क्यों होता है आपने सोचा है इस बात? क्योंकि छोटी जगह से हैं। अगर वो समझदार नहीं बनेगा तो वो लुट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। उसको खाली हाथ अपने गांव वापस जाना पड़ेगा, और खाली हाथ बिहार का आदमी वापस नहीं जाना चाहता। वाह। आजकल लोनलीनेस बढ़ चुका है, लोगों के दिलों में अकेलापन बढ़ चुका है। उस अकेलेपन को पूरा करने के लिए लोग पॉडकास्ट सुनने लगे हैं। यू आर द रीजन फॉर योर लोनलीनेस। दोस्ती के मायने बदल चुके हैं, दोस्तियां खत्म हो चुकी हैं। आपस में बैठ के ब्रो ब्रो करते हो, लेकिन आपका सच में कोई यार है नहीं। अगर आप एक्टिंग के विवियन रिचर्ड्स हो तो गावस्कर कौन है? गावस्कर मैं इरफान को मानता हूँ। मुझे खुद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है क्योंकि मैं मेहनत के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि ग्रोथ आपको बैलेंस के साथ मिलेगी नहीं, थोड़ा सा अनबैलेंस रहना पड़ता है ग्रोथ के लिए। 30 साल तक ये सोचो ही नहीं कि आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे नहीं सोए। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को आग में झोंक दिया ना, फिर जिंदगी जो है आपको संभाल लेगी उसके बाद। दोस्तों, ये वाला पॉडकास्ट यूपी बिहार के लिए। प्लीज इस वाले पॉडकास्ट को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और देखने जाइए मनोज सर की नई फिल्म भैयाजी, रिलीजिंग इन थिएटर्स ऑन 24 मई। 24 मई को फिल्म रिलीज हो रही है, पर फिल्म देखने से पहले, या अगर आपने फिल्म देख लिया तो फिल्म देखने के बाद, अब देखिए एक बहुत ज्यादा क्रेजी टीआरएस एपिसोड मनोज बाजपेयी सर के साथ। मनोज बाजपेयी का फिर से स्वागत है। बार बार स्वागत कीजिए। जेन्युइनली हर साल आपसे बात करनी है। हाँ 1 साल हो चुका है सर। जी। कुछ याद है पिछली कॉन्वर्सेशन के बारे में? बहुत सारी बातें हुई थी, अध्यात्म पे ज़्यादा हुई थी, जीवन मृत्यु पे बात हुई थी। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी। हाँ। 1 साल में आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ है? तूफान आया, और वो तूफान चल ही रहा है। यहाँ से वहाँ भागता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, शूटिंग करता हूँ, फिल्म के प्रमोशन करता हूँ, फिर घर जाता हूँ, फिर बेटी के हॉस्टल जाता हूँ, जब जब समय मिलता है घर भाग के चला जाता हूँ। इस ऐसे ही वही है जीवन हमारा, यही है। तूफान मतलब क्या? तूफान मतलब व्यस्तता। वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और अच्छी शिकायत है। हाँ, अच्छी शिकायत है। बिजी हो ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, मतलब इतना बिजी भी रहना नहीं चाहता हूँ मैं। सेम। हाँ, इतना बिजी भी नहीं रहना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं दूसरे तरह का आदमी हूँ। मैं थोड़ा नुक्कड़ पे बैठ करके चाय पीने वाला और आते जाते लोगों को देखने वाला इस टाइप का आदमी हूँ मैं। सब्ज़ी खरीदने जाने वाला, ग्रोसरी खरीदने जाने वाला, कुछ इस तरह का व्यक्ति हूँ मैं। जब मुझे वो नहीं मिलता है तो थोड़ी परेशानी होती है। एक आर्टिस्ट की एक नीड होती है। हाँ, मतलब जब तक अंदर डालोगे नहीं तो आप निकालोगे क्या। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ मैं शूटिंग करता हूँ वहाँ पे ये मैनेज कर लेता हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, क्योंकि काम को अब मैं सिर्फ काम के नज़रिए से नहीं देखता, उसको अनुभव के नज़रिए से देखता हूँ। तो जो अनुभव आसपास में जाते आते हुए गाड़ी कहीं पे दूसरी जगह मोड़ लेते हैं आधे घंटे के लिए, फिर कहीं समोसे की दुकान लखनऊ से 1.5 घंटे दूर, वहाँ पे बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, लोगों को देखते हैं, है ना। वहाँ पर लोग देखने देते हैं आपको? नहीं, जब बहुत ही छोटी जगह रुकते हैं आप तो लोग आके बैठ जाते हैं आपके पास में। पहचानते नहीं? पहचानते हैं, इसीलिए आके बैठ जाते हैं और बातें अच्छा। करते हैं वो लोग। वहाँ पे पागलपन की तरह से आपके ऊपर गिरते नहीं हैं, लेकिन बैठ के बातें करते हैं वो लोग, आप उनसे बातें करते हो।
तो पहले जो दूर से आपको देख रहे होते हैं फिर आकर के आपके पास बैठ जाते हैं, है ना। आप क्या पूछते हो उनसे? नहीं, क्या हाल है, चाय पियोगे, बातचीत वहाँ से शुरू हो जाती है। हाँ, आप ज़रूरी ये है कि आप उनको ये मत दिखाइए कि आप उनसे अलग हैं। आप उनको ये बोलिए कि आप उनके जैसे हैं, क्षेत्र अलग है, काम अलग है, लेकिन हैं आप उनके जैसे। तो ये बातचीत का सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाता है। ये आपका रिसर्च भी होता है एज एन एक्टर? मैं जानबूझ करके रिसर्च नहीं करता हूँ। बहुत साल तक जब हम थिएटर करते थे तो हम जानबूझ के करते थे, ऑब्जर्व करते थे। खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं। पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें। आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स, डेफिनेटली चेक आउट BO बाय स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते करते वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है। क्या? ऑब्जर्वेशन आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है। अब मैं गाहे बेगाहे जो है, अब ये साहब जो वहाँ बैठे हुए हैं वो मेरे दिमाग में छप रहे हैं क्योंकि वो व्यक्तिगत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है। जैसे तुम सर हिला रहे हो, ये व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है। मतलब मैं जानबूझ करके नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप चीज़ें रजिस्टर होती जाती हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप इतनी बार उसको करो, इतनी बार करो कि फिर आपको अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप चीज़ें हो रही होती हैं आपके अंदर में। तो जो हमने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में कहा कि इस साल एफर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, भागम भागी है। अब जैसे मैं अभी फैमिली मैन की शूटिंग कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। 3 साल के बाद शूटिंग पे गए, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन तकलीफ़ एक बार इसलिए हो रही है क्योंकि श्रीकांत तिवारी को 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ढूंढना पड़ रहा है। तो वो एक अच्छी तकलीफ़ है, उसमें थोड़ा सा मन लगता है। वही काम करता हूँ मैं और बहुत मन लगता है मेरा। मुझे प्रक्रिया में बड़ा मज़ा आता है, कैरेक्टर ढूंढने में, कैरेक्टर बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जब वो रिलीज़ होने पे होता है तब मैं तब तक कट चुका होता हूँ, डिटैच हो चुका होता हूँ मैं, बिल्कुल कंप्लीटली उसके सफलता से, उसके असफलता से मैं डिटैच हो चुका होता हूँ। लेकिन उसमें मज़ा आ रहा है। अभी भैया जी का प्रमोशन शुरू होने वाला है, तो मुझे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार नए नए लोग मिलेंगे। मैं लखनऊ जाऊँगा, मैं पटना जाऊँगा, मैं वो ये खाऊँगा, मैं उस जगह जाऊँगा, है ना। मैं वहाँ के सुबह ना वहाँ पे चाय के टपरी पे वो वाली चाय पीनी है मुझे। तो सुबह आप जॉगिंग करते हुए निकले और आपका जब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपने जॉग कर लिया तो जाके चाय के टपरी पे बैठ गए। तो सुबह का समय होता है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, लोगों का आना जाना भी नहीं होता, और चाय वाला चाय देता है आपको। फिर आप उससे बातें करते हो, फिर भैया जी के बारे में बात करोगे, फिर वो उतनी उत्सुकता बताएगा। तो ये जो आम जीवन है ना, बड़ा सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। जब आप अपने काम का बोझ नहीं रखो अपने दिमाग पे ना, जीवन है बड़ा सुंदर, है ना। शायद ये एक स्किल होती है, मतलब जो आपको उम्र के साथ एक गिफ्ट की तरह मिल जाती है। एक्चुअली मेरे साथ में हमेशा से है, पहले से थी। हाँ, मैंने बड़ा एंजॉय किया है शूटिंग। बहुत बाहर में शूटिंग करना तो इतना एंजॉय किया है मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने बहुत दोस्त बनाए मेरे, और वो सारे जो दोस्त बनाए आज तक फ़ोन पे जो है, कभी कभी मैसेज पे बातचीत होती रहती है, कभी फ़ोन आ जाता है उनका। एक मम्मू जी महाराज हैं, मैंने उनसे दोस्ती की थी। वो ज्योतिष विज्ञान का बड़ा समझ है उनको, लाल किताब वगैरह की। तो मैंने उनसे दोस्ती की थी। मैंने उदयपुर के रहने वाले, ये बीकानेर के रहने वाले, तो उस समय जान पहचान हुई। मम्मू महाराज से आज तक संपर्क है मेरा। तो मेरा मानना ये है कि मैं लोगों से ऐसे ही मिलता हूँ जैसे वो मुझसे अलग नहीं है। वो एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूँ। इस संसार में आए हैं, हम सब अपने प्रारब्ध के साथ आए हुए हैं। हमें इस जीवन को उस प्रारब्ध के साथ चलाना है। तो और जो कोई भी आपके दिल के करीब आता है या आपके नज़दीक आता है, उसका प्रारब्ध से भी लेना देना है ना। वो ऐसे मिले हुए हैं। हम कहीं मिले हुए हैं किसी जन्म में, कोई तो है प्रारब्ध का हिस्सा जिसके कारण मिल रहे हैं आप।
नहीं तो ऐसे ही नहीं मिलेंगे। आपसे मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ, क्यों मिल रहा हूँ, है ना? जब मैंने आपका नाम स्केड्यूल पे देखा तो मुझे पता था कि आज बहुत स्पेशल दिन होने वाला है। ये मेरे लिए पॉडकास्ट नहीं है, हाँ हाँ ये मेरे लिए थोड़ी सी मेंटरिंग सेशन है, थोड़ी हाँ सी हाँ हाँ। बस आपसे मिल रहा हूँ। ये एक्चुअली मेरे जॉब की एक ब्लेसिंग है कि जी जी ये है मेरा जॉब, जी जी। तो मज़े करेंगे सर। और क्या। जब साउथ मुंबई के लोगों से मिलते हो फिर भी ये फील होता है। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे साउथ मुंबई के लोगों को लोग थोड़े से नाक भौं इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बड़े एलिटिस्ट हैं। जो कुछ लोगों के साथ ये सत्य है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए सत्य नहीं है। क्योंकि साउथ मुंबई के मेरे 2-3 दोस्त हैं बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो बहुत प्यारे दोस्त हैं, और उनके अंदर में वो एलिटिज्म नहीं है, और लेकिन हैं वो उसी घराने से जी। लेकिन दिल के बड़े पवित्र हैं, वो बड़े प्योर हैं, बड़े इनोसेंट हैं वो। अब साउथ मुंबई जो है एक समय पे सिर्फ वही मुंबई था, तो वहाँ भी अलग अलग ढंग के लोग रहते थे। धीरे धीरे बांद्रा, फिर फैलता गया, आज अंधेरी, फिर मलाड, फिर अब तो विरार सब शहर हो चुका है। पहले विरार गांव हुआ करता था। तो इसीलिए जब मैं मिलता हूँ किसी से भी, आप यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बिल्कुल प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी से भी मिलता हूँ, किसी वर्ग के व्यक्ति से मिलता हूँ, मैं बड़ा ओपन होके मिलता हूँ। मैं कोई मतलब नॉन जजमेंटल आदमी रहा हूँ, ये मेरे अंदर में है। मैं चाहूँ भी तो किसी को जज नहीं कर सकता हूँ, मैं अंदर से चाहूँ भी तो किसी को जज नहीं कर सकता हूँ। शायद ये मेरे पिताजी का जीन जो है वो काम करता है। कि जितने भी बिहारी से मैं मिला हूँ आज तक, उन सारों में एक खासियत है, बहुत अच्छी, थोड़ी सी नॉन जजमेंटल हाँ, एनर्जी होती है। मेरे ख्याल से हमारे लिए बड़ा अनुभव रहता है। क्योंकि देखिए बिहार क्या है, बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है ना जी। तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो कमाने का साधन क्या है, रोजी रोटी का साधन क्या है, खेती। तो ज़्यादातर गांव हैं, ज़्यादातर मेरे जैसे किसान परिवार के बच्चे हैं जो बाद में पटना आ जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या फिर वो यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, या फिर वो दिल्ली आ जाते हैं, किसी रेडियो में काम करते हैं, किसी टीवी में काम करते हैं, या मेरे जैसे लोग कुछ फिल्मों में आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग बेंगलोर कॉर्पोरेट किसी ऑफिस में काम करते हैं, दिल्ली के, पुणे के। लेकिन सबका ओरिजिन जो है खेत है, सबका ओरिजिन खेत है। तो हर व्यक्ति जो बिहार से आ रहा है, हर बच्चा जो बिहार से आ रहा है, उसके लिए सब कुछ नया है। उसके लिए रणबीर भी नया है, जिस तरह से उसने कपड़े पहने हैं वो भी नया है उसके लिए, जैसे बाल किया उसने, सब कुछ नया है। तो वो हर चीज़ को देख रहा है, वो सीख रहा है, समझ रहा है, वो एडजस्ट करने में लगा हुआ है कि भाई मुझे इस तरह से बोलना है, इस तरह से बात करनी है, इस तरह से मुझे इस चीज़ों को समझना है। और मेरे साथ वो अभी तक हो रहा है। मेरी एक थियरी है, मैं मानता हूँ कि जो भी आपकी सबसे बड़ी पैशन होती है, जो भी आपका सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो आपकी लाइफ का या आपके नज़रिए का एक फ़िल्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत क्रिकेट देखते हो ना, आप लाइफ को क्रिकेट की तरह देखने लगते हो थोड़ा बहुत, या अच्छा मैं बैटिंग कर रहा हूँ अभी, वो मेरा पार्टनर है। मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता हूँ और फुटबॉल से बहुत ज़्यादा देखता हूँ, और इन दोनों की वजह से ना मैं मेरी खुद की लाइफ को एक स्पोर्ट की तरह देखता हूँ। बहुत सारे अलग अलग स्टेट से मुझे टीममेट्स मिले, पर बिहार के टीममेट्स में खासियत होती है, हाँ, लॉयल्टी ज़्यादा होती है, भाईचारा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, आपने सोचा इस बात? क्योंकि छोटी जगह से हैं, वो एक छोटे गांव से हैं, छोटे शहर से हैं। वो ऐसे छोटे गांव, छोटे शहर जिनका एक आधुनिक समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पर अगर रणबीर मेरा दोस्त है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊँगा, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली से हैं। तो उनके लिए कज़न ब्रदर जो है, कज़न ब्रदर नहीं है, उसके अपने भाई जैसे भाई है, वो उनके बीच में पला बड़ा है। तो चाचा चाची जो हैं वो चाचा चाची नहीं है, या अंकल आंटी नहीं है, वो उसके अपने पिताजी माता जी हैं। आप समझ रहे हो? तो जब आप समाज जब क्लोज्ड होता है ना, तो
उस तरह का माहौल में आप एक दूसरे पे डिपेंड करते हो, तो इसीलिए वहाँ पे दोस्तियाँ इस तरह की होती हैं। और वो जब रणबीर को दोस्त मानेंगे ना, तो रणबीर के बारे में एक रत्ती भी बुरा नहीं सुनना चाहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बिहार के लोग, मैंने सुना है, देखा है उनको, कि अगर कोई रणबीर के बारे में कुछ बोलेगा तो देखो भाई, हमारा अनुभव उनके साथ अलग है, आपका अलग रहा हुआ होगा, लेकिन हमारा अनुभव कुछ अलग है। वो ज़रूर कह देगा, अगर भले ही आपके साथ में वो झगड़ा ना करे, वो अपनी बात रख देगा, इसलिए कि वो उस तरह के माहौल से आ रहा है। पर एक और खासियत है, हाँ, कि बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कैसे ये कैसे हो रहा है? क्योंकि सबने अपना गांव छोड़ा, सबने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। स्ट्रीट स्मार्ट्स। हाँ, कंफर्ट जोन छोड़ दिया ना आपने। अपने माता पिता का साया से दूर चले गए आप। आपका जो सबसे कंफर्टेबल प्रोटेक्टेड जो जगह है उसको छोड़ दिया आपने। नाउ यू आर विदाउट एनी काइंड ऑफ अ बैसाखी। अब आप अकेले हो, अब आपको अपनी ज़िंदगी ढूंढनी है। तो वो अगर वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो दिक्कत है बहुत। अगर वो समझदार नहीं बनेगा तो वो लुट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। उसको खाली हाथ अपने गांव वापस जाना पड़ेगा, और खाली हाथ बिहार का आदमी वापस नहीं जाना चाहता है। वाह वाह, मैं कुछ बन के वापस आऊँ। मैं बन के जाऊंगा, वाह। नहीं तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ये मेरे साथ हो चुका है। जब मेरा नेशनल स्कूल ड्रामा में हुआ तो मुझे लगा कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू। मैं वापस कैसे जा सकता हूँ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को। तो अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होंगे तो आप एक कदम नहीं चल पाओगे। दुनिया खा जाएगी आपको, बिल्कुल खा जाएगी। शुरू में तो खाने के लिए, रहने, छत के लिए, इसके लिए स्ट्रीट स्मार्ट होते हो। फिर जो जिस जगह पे काम कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करो ताकि आपको इज़्ज़त मिले, आपका नाम हो, ताकि आपको कुर्सी मिले, है कि नहीं। तो वो शुरुआत कर रहा होता है ज़ीरो से बड़े शहर में, है ना। ये आपके लिए अर्ली 90s था? हाँ, जब अर्ली 90s नहीं, उससे भी पहले था, लेट 80s, मिड 80s। हाँ, मिड 80s। शर्म फील होती है आपसे बात करते हुए। मतलब मैं अभी 9 सालों की घिसाई की वजह से रो रहा हूँ, आपकी घिसाई मेरे जन्म से पहले चल रही है। जी सर, आपके भी बात के बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने जन्म लिया होगा या लेने वाले होंगे। लेकिन वो लंबी यात्रा है, लेकिन भूख नहीं मरी है। बल्कि मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ चला गया हूँ, सब कुछ है, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें उनको जो संतुष्टि शायद पिछले जन्म का है उसको पूरा करना है। वो भी जो है जब तक पूरा नहीं करूँगा तब तक अध्यात्म पूरी तरह से जा नहीं पाऊँगा। तो वो भी उस भूख को भी मिटाना है पूरे तरीके से। वो भूख है कला की, वो भूख है मेरे अपने जुनून की। वो ख़त्म ही होकर नहीं दे रहा है। अब लोग कहते हैं कितना काम करोगे, मैं उनको बोलता हूँ, या पहले नहीं मिलता था तो बोलते थे कि क्यों नहीं काम करते हो, और अब काम कर रहा हूँ तो कहते हो यार कितना काम कर रहे हो। तो समाज जो है वो किसी भी परिस्थिति में आप रहेंगे वो संतुष्ट नहीं रहेगा। लेकिन मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि अब अगर मिल रहा है मुझे जो इतने सालों में नहीं मिला काम, अच्छे काम, और जिसके लिए मैं घर पे बैठता था उसकी तलाश में, उसके इंतज़ार में, अगर मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं। भगवान मेरे अंदर में ऊर्जा दे रहा है, और वो ऊर्जा दे रहा है ताकि मैं उस भूख को शांत करने की तरफ बढ़ूं, है ना। वो भी आवश्यक है मेरे लिए। जो हमने स्टार्ट में थोड़ी सी बात करी कि बहुत बिजी हो आजकल, फिर मैंने भी कहा कि हाँ सर, मतलब बहुत काम चल रहा है, पर वही एक फीलिंग रहती है कि एक ज़माने में काम नहीं था। बिल्कुल, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल। तरसते थे। You should be grateful. You should always think about that time when you didn't have work. भाई साहब, मैं सत्या जैसी कल्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म करने के बाद घर पे बैठा रहा हूँ। मेरे पास काम नहीं था कई महीनों तक। शूल किया उसके बाद भी काम नहीं था, कौन किया उसके बाद भी काम नहीं था, अक्स किया उसके बाद भी काम नहीं। तो अच्छे काम किया मैंने, बड़ी तारीफ भी हुई, लेकिन काम नहीं। तो आज अगर आपके पास लोग काम लेके आ रहे हैं तो उस समय की इज्जत तो करनी पड़ेगी आपको।
और उस काम की इज्जत करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए शायद मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है, बात करते हुए बात निकल रही है, शायद मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी हूँ, ईमानदार हूँ, शायद इस वजह से भी कि आई एम ग्रेटफुल टू दिस मोमेंट व्हेन आई गेट टू डू द काइंड ऑफ रोल्स एंड द फिल्म्स विच वर नॉट कमिंग टू मी अर्लियर, राइट। तो इसीलिए मैं बहुत अपने थकान के बारे में भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि उस वक्त कीचड़ में बैठकर दर्द फील होता था। हाँ राइट। मैं एटलीस्ट मैं खुद को इस नजर से, देखिए वो समय बिना काम के तो आप अच्छे सोफे पे बैठो तो दर्द महसूस होता है। वाह। सोने के घर में भी कोई जाके बिठा दे तो आपको लगेगा कि ठीक है ना यार, कब जाना है, क्योंकि आपके पास काम नहीं होता है ना, तो फिर सोने का घर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक ज्योतिष आए थे शो पर, उनका नाम है अरुण पंडित, और वो यूट्यूबर भी है। उन्होंने कहा कि 2024 इज ईयर ऑफ शनि, मतलब शनिदेव का ज़्यादा प्रेजेंस है। पर शनिदेव ये चाहते हैं कि हर कोई ज़्यादा काम करे, ज़्यादा मेहनत करे। और पता नहीं क्यों, पर मैंने भी आसपास नोटिस किया, जितने भी मेरे दोस्त हैं या स्पेशली जो मीडिया इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। पता है आपको, पिछला साल केतु का था लेकिन मैं पिछले साल भी बहुत काम करता पर इस साल ज़्यादा फील हो रहा है। नहीं, इस साल ज़्यादा नहीं फील हो रहा है, लेकिन हाँ ये वो एक्चुअली अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो 2024 पूरा ऐड करके कितना आता है? 8 आता है। 8 नंबर किसका होता है? शनि का होता है ना। तो पैसे भी देखिए, लेकिन अड़चन भी है, थकान भी है ना। लेकिन शनि इन सब चीज़ों के अलावा, शनि आपको जो है बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग प्लैनेट माने जाते हैं। तो बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? आपको सिखाते हैं, आपको थकाते हैं, और आपको कहीं ना कहीं बहुत अध्यात्म के भी देवता हैं। शनि अध्यात्म के ग्रह हैं, तो उस तरफ भी आपको लेके जाते हैं, उसके बारे में भी आपको चेताते हैं कि अपनी सोल के बारे में भी तुमको कुछ सोचना पड़ेगा। सिर्फ बॉडी लेके घूम रहे हो, सोल का क्या है ना। तो उस पर भी आपको ध्यान देने के लिए वो कहते हैं। सेम केतु के साथ में भी है ना। अब जानते हो ज्योतिष हैं? अब ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हूँ मैं ज्योतिष? हाँ, ज्योतिष। वाह। हाँ, और मेरे ज्योतिष में जो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु भाई हैं आनंद आचार्य जी, वो आए हुए हैं, बाहर बैठे हैं। ओके। उससे बड़ा ज्योतिष इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और इस उम्र में कम से कम नहीं भी तो 3000 किताबें पढ़ चुका है। उनके नाना जो थे बहुत बड़े ज्योतिष थे, केलकर साहब जी। आपने खुद की 7.5 को एक्सपीरियंस करी? बहुत हो गई, खत्म हो गई? जब आई थी तो मैं बिना काम के घर बैठ गया था, बीमार भी रहता था, लेकिन चूंकि मैं जानता था कि ये वो पीरियड है। अब आप जानते थे कि पीरियड? हाँ, वो पीरियड है, तो मैं जानता था कि इसमें मुझे बहुत तकलीफ होने वाली है। मैं जानता था कि काम सूख जाएगा, मैं जानता था कि मैं बीमार पड़ूंगा, वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसमें ज्योतिष जानने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है? इट्स लाइक अ गाइड है कि भाई यहाँ ये थोड़ा खराब ये आने वाला है, तो प्रिपेयर योरसेल्फ, कि आप समझ लो कि आप और अभी से तैयारी करो कि उस समय तुम क्या करोगे, है ना, ताकि तकलीफ कम हो। तो वो तैयारी आप शुरू कर देते हैं। तो मैं तैयार था और वो आया भी, और एग्जैक्टली आपको पता था 7.5 में से 5 साल तो बहुत ही रगड़ाई है, बहुत तकलीफ है। पैसों की कमी थी, बहुत सारी चीज़ें। मेरा पूरा कंप्लीट डाउनफॉल था। आई वेंट लाइक दिस एंड आई केम शूटिंग डाउन लाइक दिस, एंड आई न्यू दैट in that time people are going to write me off completely and forget about me, and that happened. सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, पर तब शर्म से डर था? नहीं, शर्म से नहीं डरता। नहीं, मुझे थोड़ा शर्म से डर फील होता है। अच्छा, मुझे ना फेलियर से कोई शर्म नहीं है। मैं कभी भी सफलता और असफलता को ये मौका नहीं देता कि वो मुझे डिफाइन करे, क्योंकि आदमी जो है वो सफलता और असफलता से परे है। आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपके अंदर है, जो आप हैं, उसका सफलता और असफलता से कोई लेना देना नहीं है। एक मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन बनाया हुआ है
कि सफलता है तो आप बड़े कमाल हैं, असफल हैं तो आप गधे हैं। तो ये एक मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन है ये उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे अमूमन ज़्यादातर दोस्त बहुत सारे वो हैं जो आपकी सफलता के डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत सफल आदमी है वो, क्योंकि संतुष्ट हैं, लेकिन व्यक्ति बहुत बड़े हैं वो व्यक्ति बहुत बड़े हैं। मेरे लिए सफलता उनकी वो है। आपकी सफलता हिट हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है, असफलता के मायने फ्लॉप हो सकता है, सफलता के मायने हिट हो सकता है। मेरे लिए वो नहीं है। मैं देखता हूँ कि व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति किस चीज़ से बना है, इसकी यात्रा क्या है, इसकी इंटेग्रिटी क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं जिस आदमी के साथ बैठ रहा हूँ क्या मैं उससे गेन कर रहा हूँ, या एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी असफलता होने पे वो दिन भर घुटे जा रहा है, या एक ऐसा व्यक्ति है जो सफलता पाने पे वो गुरूर की सीमा पार कर चुका है। मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर इनके अंदर में वो गहराई नहीं है कि ये किसी और को कुछ दे पाए, क्योंकि वो खुद में ही बड़े मग्न हैं। वो यहाँ से निकल के इधर नहीं देख रहे हैं। वाह। है ना, वो खुद में ही इतरा रहे हैं, या खुद में ही घुटे हुए हैं क्योंकि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई, या उनको काम नहीं मिल रहा है। उससे आगे अगर हम नहीं देखेंगे ना, कल को आप बुढ़े होंगे, कल को आपका टाइम जाएगा, फिर करोगे क्या? कल आप क्या करोगे जब ये सब चला जाएगा? तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा जो है आपका कैमरा इधर ही रहा अपने तरफ ही कैमरा घुमा करके आप खड़े हो। आई थिंक हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट आता है जहां वो कैमरा यहाँ से वहां मुड़ता है। बिल्कुल। और आइडियली आपके कॉलेज लाइफ के दौरान होना चाहिए ये, पर नहीं होता लोगों को। तो वो बड़ा ब्लेस्ड व्यक्ति होता है जो बचपन से या कॉलेज लाइफ के बाद या कॉलेज लाइफ से के समय से उसको ये ज्ञान हो जाता है। और वो ज्ञान तभी हो सकता है जब आपकी संगत अच्छी हो। आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं ये बड़ा मायने रखता है। या ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। हाँ, या अगर आपने सही पॉडकास्ट सुने तो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल लोनलीनेस बढ़ चुका है, लोगों के दिलों में अकेलापन बढ़ चुका है। उस अकेलेपन को पूरा करने के लिए लोग पॉडकास्ट सुनने लगे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट सुनकर ऐसा लगता है कि हम उसी कमरे में बैठे हुए बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोग। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, मैं लोगों के बीच जाता हूँ, मैं फ़्लाइट में बैठता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे इंटरव्यूज़ की बातचीत करते हैं, जो कि पहले नहीं होता था कि कोई मेरे इंटरव्यूज़ की बात कर रहा है, इसका मतलब कि वो देख रहा है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है जिससे उनको बड़ा खबरदार रहना चाहिए, मुझे लगता है। ये लोनलीनेस का पूरा जो जड़ है वो डिजिटल कंजम्पशन भी है। आपका कार में बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप खिड़की के बाहर जो है पेड़ जो जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, जो कार जा रही है, जो इमारत है, जो खेत है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। बगल में एक बंदा बैठा हुआ है, आपके पास में उससे बात करने के लिए कुछ नहीं है। सो यू आर द रीज़न फॉर योर लोनलीनेस। दोस्ती के मायने बदल चुके हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आपस में बैठ के ब्रो करते हो लेकिन आपका सच में कोई यार है नहीं, कोई यार नहीं है। बिहार में भी, मेरे गांव में है। मतलब गांव में है, लेकिन छोटे शहर बदल रहे हैं अब। मैं देख रहा था एक दिन एक होटल में, जुहू बीच के किनारे एक 5 स्टार में कमरा था जहाँ मैं तैयार हो रहा था, और मैं खिड़की की तरफ फेस करके बैठा था। वहाँ मेरा मेकअप हेयर चल रहा था। मैं देख रहा था लोगों को जुहू बीच पे। उधर से बहुत लहरें आ रही थी, ऊंची ऊंची लहरें। पता है लोग क्या कर रहे थे? खड़े होकर लहरों को नहीं देख रहे थे, वो रील बना रहे थे। लहरों की रील बना रहे हैं। आप लहरों को नंगी आंखों से नहीं देख रहे हो, आप लहरों को कैमरे की आंख से देख रहे हो। सो यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट मोमेंट, यू आर ट्राइंग टू कैप्चर
in your camera, you are more interested in that. पर ये वो क्या कहते हैं, कंफ्यूजन ऑफ फिल्म मेकिंग के टॉपिक से रिलेटेड है कि इतना सुंदर नज़ारा देख रहे हो आप, थोड़ा रिकॉर्ड करने का मूड फील हो जाता है। पता है, जो जितने भी ग्रेट फिल्म मेकर हैं ना, आप सबके इंटरव्यू सुन लो, देख लो, जितने ग्रेट फिल्म मेकर हैं सबके सब मोबाइल से अलग है ना। हमारे हिंदुस्तान में भी और उधर के, जैसे नोलन का एक बार मैं सुन रहा था कि उसके पास में कोई गैजेट नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं, वो स्क्रिप्ट ले करके खुद ही जाता है सबके पास में, वो भेजता भी नहीं है ईमेल से, वो सारे एक्टर्स के पास जाता है, वो देता है। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड, दे कम्प्लीटली अवे, बिकॉज उन्होंने वो लाइफ को इतना एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो लिखते हैं, राइटर्स के साथ बैठते हैं, सो दे आर कैप्चरिंग लाइफ इन अ हियर एंड देन ऑन द पेपर एंड देन ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, एंड अपना इंटरप्रिटेशन लेकर के आते हैं उस जीवन के बारे में, उस मोमेंट के बारे में। ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर यहाँ भी हैं, बहुत सारे। देवाशीष मुखीजा जो फिल्म मेकर है, या कनू बहल, ये सब बड़े अच्छे माइंड हैं। राम रेड्डी, इनको अगर आप मैसेज करोगे तो जवाब आज नहीं आएगा शायद 4 दिन के बाद आ जाओ तो आप भाग्यशाली समझोगे अपने आप को। जी क्योंकि अपने में रहता है, क्योंकि वो रचना कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर वो जीवन का अनुभव ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, है ना। तो वो सारे काम वो जानते हैं कि मैं यहाँ इसका यूज़ करूँगा, मैं इससे यूज़ नहीं होऊंगा। तो सोशल मीडिया को यूज़ करना और सोशल मीडिया से यूज्ड होना 2 अलग चीज़ें हैं रणवीर, और ये कॉन्शियस लेवल पे करना पड़ेगा। मुझे पॉडकास्ट देखनी है, आई एम इन लव विद पॉडकास्ट, आई विल डेफिनेटली वॉच पॉडकास्ट, बट आई असाइन दैट टाइम, हाउ मच आई एम गोइंग टू वॉच। रेस्ट ऑफ टाइम हमारी स्ट्रगल रहती है यार न्यू जनरेशन के साथ में, यार बाहर तो देख लो यार, गाड़ी से जाते हुए, मैं यहाँ से जाता हूँ कोल्हापुर जाता हूँ, मैं सतारा जाता हूँ, या फिर मैं शोलापुर जाता हूँ, मैं बार बार जाना चाहता हूँ, उस यात्रा पर जाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे वो जर्नी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जो आदमी मोबाइल में घुसा रहेगा उसको जर्नी का अंदाज़ा क्या होगा? उसको महाराष्ट्र की जो मिट्टी दिख रही है उसके मिट्टी में और बिहार की मिट्टी किस कलर की होती है उसको पूछ लो, उसको पता ही नहीं होगा। पता ही नहीं होगा। सड़क के किनारे महाराष्ट्र में कौन कौन से पेड़ दिखते हैं और बिहार में गांव की तरफ जाते हुए कौन कौन से पेड़ ज़्यादा दिखते हैं, ये उसको अंदाज़ा नहीं होगा। तो जीवन जब इस तरह के, देखिए मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हमको अवेयर होना चाहिए कि हम कितना काम अपने ऊपर करें और कितना जो है हम बाकी चीज़ों को देखें। पॉडकास्ट अगर सिखा रहा है बहुत अच्छी बात है, और ऐसे सीखने वाले जैसा कि आपने कहा बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि पॉडकास्ट से सीखते हैं। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि वो जो सीख रहे हैं ना उसको लागू करो। जब तक मैं अपने ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा उसको, मैं तुम्हारा पॉडकास्ट सुन के क्या कर लिया, फिर सिर्फ सुन लिया, ओह बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, बट व्हाट एम आई डूइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ? ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वेव भारत के इंटीरियर्स में आ चुका है, हर जगह, हर जगह डेवलप करने लगे काफ़ी। मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा शो के डेटा के थ्रू। लोग अब गहरा कंटेंट चाहिए। नहीं, क्योंकि लोग जैसा आपने कहा, एक फटीक तो आएगा रणवीर, और बहुत सारे लोगों में फटीक आ रहा है या आ चुका है। एक फटीक आता है भाई, फेसबुक का फटीक आया, ट्विटर का, हाँ सब जगह पे ट्विटर का भी फटीक आता है, इंस्टाग्राम का भी फटीक आया। अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे रील बनाने का भी एक फटीक आ रहा है, वाह, है ना। तो वो अब वो टेक्नोलॉजी भी पुरानी पड़ती जा रही है, कितनी बार वही चीज़ करेंगे। ये जो हमने कहा कि एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वेव आ रहा है, आई रियली फील कि ये जो ऑल ऑफ अ सडन बूस्ट मिला है पिछले 10 सालों में, हाँ वासेपुर के बाद, राजनीति से,
राजनीति से। हाँ, क्योंकि उस समय तक मेरी 7.5 चल रही थी। पर एट द सेम टाइम जब आपकी 7.5 खत्म हुई, आई वुड से पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब मैं कहूँगा कि फैमिली मैन सीजन 1 आया के पहले सत्यमेव जयते, बागी 2, ये सब बड़ी सक्सेसफुल फिल्में थी। मेरे पास काम बड़े आ रहे थे जी। और मैं इंडिपेंडेंट फिल्म में करने का बहुत सारा फिल्म करने का डिसाइड कर चुका था कि यार मुझे इंडिपेंडेंट फिल्में भी करते रहनी चाहिए। मैं एक ऐसी स्थिति में आ गया था जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं ये करूँगा तो मैं वो करता था, मैं ये करूँगा तो ये करता था। जब फैमिली मैन सीजन 1 कर रहा था तो मेरी वाइफ ने कहा, यार एवरीथिंग इज़ ऑल राइट नो, तुम यार ये क्या सीरीज़ कर रहे हो? मैंने कहा नहीं शबाना, ये क्या है कि ये इट्स अ बिग थिंग इन US और यहाँ भी ये पीक करने वाला है। सो तुम शबाना कुड नॉट अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या तुम पैसे के लिए तो नहीं कर रहे हो ना? वी आर वेरी हैप्पी, यू नो, वी आर वेरी हैप्पी, वही करो जो तुम्हारा मन करता है। मैंने कहा नहीं यार, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड शो, you know, and shows are doing very well in US and all over the world. इंडिया में अब इसको पीक करना बाकी है। सीज़न 1 आया, सीज़न 2 की शूटिंग कर दी हमने और फिर पैंडेमिक आ गया ना। पैंडेमिक के आने के बाद हमारे भारत में एकदम से उछाल मारा। उस समय पैंडेमिक के कारण ही पॉडकास्ट भी बहुत पॉपुलर हुआ। हाँ, भारत बदल गया। पूरे तरीके से भारत बदला और OTT का जो माहौल बना कि उससे अभी तक उबर नहीं पा रहे लोग, अभी तक नहीं उबर पा रहे, क्योंकि एक दुनिया देखी उन्होंने, एक कहानियों की एक अलग दुनिया, एक अथाह समंदर देखा उन्होंने। लोग तेज बन चुके हैं बहुत ज़्यादा, और जानते हैं कि हमको क्या करना है, हमको अपने पैसे का कहाँ सही उपयोग करना है। वो बहुत, क्योंकि मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा है ना हमारे भारत में, जो पैसे देने वाला वर्ग है, जिसकी आकांक्षाएं हैं, वो डिसाइड करता है हर चीज़ें। तो उसने डिसाइड कर लिया कि भैया हमारे सामने ये OTT है और ये हमारा मनोरंजन जिस तरह से भी चाहें वो कर रहा है और मुझे इतने में ये मिल जाता है। तो वो अपने पैसे का उपयोग कैसे करेंगे वो डिसाइड कर रहे हैं। आई फील कि आप हमेशा एक बहुत स्मार्ट एक्टर थे, पर दुनिया आपके लिए रेडी नहीं थी। सॉरी, ये थोड़ी कठोर बात है। हाँ, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो दुनिया से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री ने शुरू में ही कह दिया था मुझे, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने, यार हमें नहीं पता कि यार तुम्हारा करें तो क्या करें। तो मुझे बात समझ में आ रही थी, बिकॉज मैं ना हीरो दिखता हूँ ना विलन कंप्लीटली दिखता हूँ, और दूसरा ये कि जो मैं करना चाहता था वो उनके पास था नहीं। लेकिन मैं राजनीति से पहले मैं ऑलरेडी जो है काम मांगना शुरू किया था अपने, क्योंकि काम था नहीं तो काम मुझे मांगना पड़ता था। रोज़ सुबह मैं जब नहा धो करके अपने सारे योग, ध्यान, एक्सरसाइज, नहाना धोना, पूजा पाठ करना करके, नए कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के मैं सोफे पे बैठ के मैं काम मांगता था। तो मेरे लिए वो ऑफिस था, काम पे जाना था। काम पे कहाँ जा रहा हूँ? सोफे पे जा रहा हूँ, जहाँ बैठ करके मैं काम मांगूंगा, टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। इट वॉज अ टफ टाइम, बट मैंने उसको शायद मुझे अच्छी समझ उस समय आई कि मैं हर दिन तैयार होके बैठूंगा, चाहे मैं भले कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं ट्रैक पैंट में नहीं रहूँगा, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं परफ्यूम लगाऊंगा कि मैं काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि सोफे पे बैठ के मैं काम ही मांग रहा हूँ, वो भी काम है। ये होती है बिहारी मजबूती। बिहारी जिद, बिहारी मजबूती, बिहारी घिसाई। छोटा सा एक मेंशन करना है मुझे। हाँ, कर दो। मेरे भाई जैसा है, इक्लिप्स नोवा, वो IIT में पढ़ रहा था। मैं IIT दिल्ली गया एक शो के लिए, जो भी वो शो को होस्ट कर रहा था, उसमें मुझे कुछ दिख गया। हाँ। वो ओरिजिनली बिहार से। हाँ। और मैंने उसको बोला था कि आपके साथ कभी तो हमें काम करना है। हाँ। फिर जब पैंडेमिक आ गया, एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट की वजह से उसे मुंबई बुला लिया, और वो मेरे गराज में रहता था। बिहारी मजबूती। हाँ, बिल्कुल।
उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, उसने मुझसे बहुत कुछ सीखा। और अब वो बहुत वायरल जा चुका है रील्स के थ्रू उसके म्यूजिक करियर में। क्या बात है। क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में अब सोशल मीडिया एक स्किल बन चुकी है। तो वो सोशल मीडिया पहले से जानता था, बिल्कुल। और म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जो इम्प्रूव करते जाती है। और वो बहुत डेडिकेटेड आर्टिस्ट है, उसका करियर बहुत आगे जा रहा है अब। मैंने उसकी बिहारी मजबूती को बहुत पास से देखा है। बिल्कुल, कि किस तरह से सोता था वो, 4 बजे उठ के गाने को कंपोज करता था, एंड नाउ ही इज एक्सप्लोडिंग। वाह। तो ऑनेस्टली जब मैंने इस एपिसोड का थीम डिसाइड किया, वो मेरे दिल में था, और मैंने उससे भी इस एपिसोड के बारे में मैं हर पूछा। किसी को कहता हूँ यार अपनी ज़िंदगी में ना 30 साल की उम्र तक सिर्फ घिसाई करो, बहुत इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना मतलब यू शुड जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, शुड बी सेकेंडरी। आपकी मज़ा जो है ना वो सेकेंडरी हो जाना चाहिए जी। आप बिल्कुल मज़ा कीजिए क्योंकि उम्र है, हमने भी किए हैं, लेकिन पूरा दिन जो है ना, पूरा दिन डेडिकेटेड होना चाहिए आपको अपना क्राफ्ट सीखने के लिए। सिर्फ सीखो सीखो 30 साल तक। बाद में जो आपने 30 साल तक उम्र में तक किया है ना, उसी को आप आगे लेके जा रहे होते हो। 30 साल तक ये सोचो ही नहीं कि आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे नहीं सोए, क्योंकि आप यंग हैं। आप यंग हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है वो सारे टॉर्चर को। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को आग में झोंक दिया ना, फिर ज़िंदगी जो है आपको संभाल लेगी उसके बाद। तो ये जिन महाशय की बात आप कर रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि सुबह 4 बजे से वो म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। 4 बजे से वो आदमी लगा हुआ है, अपने रियाज में लगा हुआ है, उससे कुछ क्रिएट हो रहा है तो उसको आगे लेके जा रहे हैं, और इनका बहुत भला ही होगा। मेहनत, इतनी मेहनत करने वाला कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उदास रहे। मुझे खुद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है क्योंकि मैं मेहनत के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। पर मैं मानता हूँ कि ग्रोथ आपको बैलेंस के साथ मिलेगी नहीं, थोड़ा सा अनबैलेंस रहना पड़ता है ग्रोथ के लिए। नहीं, देखिए आलोचना और आपकी तारीफ दोनों साथ साथ चलती है। जी जी, दोनों साथ साथ चलती है। और आलोचना और तारीफ के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। जब एक स्टेडियम में एक बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है ना, तो दोनों का क्रिटिसिज्म हो रहा होता है। बॉलर ने बॉलिंग किया और ऑफ स्टंप से मिस होकर के चला गया, तो सब लोग क्या बोलते हैं, अरे यार थोड़ा सा अंदर खींचना चाहिए ना इसको। और बैट्समैन ने बैट चलाया, वो मिस हो गया, तो कहते हैं यार ये जो है ना, इसका ऑफ साइड बहुत ख़राब हो रहा है। लेकिन स्टेडियम में बैठा हुआ कोई भी आदमी खेल नहीं रहा है। कोई खेल नहीं रहा है, कोई वो 140 की स्पीड से आती हुई बॉल को महसूस नहीं कर सकता है जो बैट्समैन महसूस कर रहा है। और कोई भी आदमी उस बॉल को ग्रिप नहीं कर रहा है और उसको पता नहीं है कि वो ऑफ स्टंप से क्यों मिस हो रही है, बार बार बॉल क्यों दूर जा रही है। मे बी वो उसका ग्रिप जो है सही नहीं बैठ रहा है, शायद ड्यू उस पर ज़्यादा लगा हुआ है, शायद उसके हाथ से वो बॉल जो है सही ढंग से थ्रो नहीं हो रही है, वो फिसल रही है वो ग्रिप। कई सारी चीज़ें होती है जो बॉलर महसूस, या फिर उसके निगल हो रहा है टखने में, एंकल में या नी में, कुछ तो हो रहा है जो आप महसूस नहीं कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो, आप स्पेक्टेटर हो। सो दुनिया जो आपका काम नहीं कर रही है ना, वो स्पेक्टेटर है। स्पेक्टेटर का काम ही ये होता है। स्पेक्टेटर का काम ही ये होता है। तो वो कुछ लोग आपकी उसमें आलोचना कर रहे होंगे, कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन आपका काम है खेलना। आपका काम है कि दूसरी बॉल पे ध्यान देना, दोनों के लिए, बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए। अगर आप उस पर फोकस करके रखोगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, ज़रूर करती हैं, बड़ा ह्यूमन है, लेकिन ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। बिकॉज देन यू डोंट हैव टाइम, देन यू आर फोकसिंग ऑन द सेकेंड बॉल, राइट।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस बैट्समैन और उस बॉलर को घर जाके उसके बाद मेडिटेशन भी करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, और करते हैं वो लोग। और बहुत सारे लोग जो आप देखते हैं जब बड़े महान प्लेयर बनते हैं, उनका आप डिसिप्लिन जाके देखिए, उनकी जर्नी पढ़िए कभी आप। सुनील गावस्कर इतना बड़ा प्लेयर, मतलब देखिए आज क्या है कि आज तो बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर बहुत सारे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत पैसा है, नाम है, हर चीज़ है उनके पास में। लेकिन मैं विवियन रिचर्ड्स से एक बार अचानक से मिल गया था महेश भट्ट जी के घर पे, तो मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया था। और मैं अभी काम ही ढूंढ रहा था मैं इंडस्ट्री में, और भट्ट साहब बहुत प्रेम करते थे मुझे, तो मैं उनके घर चला जाता था। विवियन रिचर्ड्स से मैंने कहा कि आई थिंक यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और जबकि मैं सुनील गावस्कर का फ़ैन, तो उन्होंने कहा नो, सुनील गावस्कर इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। मैंने कहा हाउ कैन यू से दैट सर, आई थिंक ही इज़ सेकेंड बेस्ट। विवियन रिचर्ड्स ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया के बेस्ट टीम का प्लेयर था। सुनील गावस्कर ने सारे बेस्ट बॉलर खेल करके तब जाकर के इतनी सारी सेंचुरी बनाई, और इतना लंबा करियर रहा है। दुनिया के सारे बेस्ट बॉलर्स के अगेंस्ट खेला सुनील गावस्कर ने, आपको पता ही होगा। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू वेस्ट इंडीज़ टू पाकिस्तान, तब बेस्ट बॉलर था, बेस्ट बैट्समैन। तो ये विवियन रिचर्ड्स ही बोल सकते थे। वो एक दूसरा महान आदमी ही दूसरे एक महान आदमी के बारे में इस तरह की बात कर सकता था। अगर आप एक्टिंग के विवियन रिचर्ड्स हो तो गावस्कर कौन है? गावस्कर मैं इरफान को मानता हूँ, मैं के मेनन को मानता हूँ, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मानता हूँ, और हमारे समय में ही जो लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, मेरे ख्याल से वो भी विवियन रिचर्ड्स हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, ओम पुरी जी थे, बहुत सारे लोग। और आजकल के विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं वो राजकुमार राव हैं, वो जयदीप अहलावत हैं, वो जतिन गोस्वामी हैं, वो गुलशन देवैया हैं, विक्रांत हैं, बहुत सारे लोग हैं, विजय वर्मा हैं। आजकल बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुझे पता नहीं मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, पर फिर भी पूछूंगा। सबसे फेवरेट नोलन फिल्म कौन सी है आपकी, और क्यों? और उस क्यों को एकदम खींच यार देखो, नोलन मुझे समझ में नहीं आते हैं ज़्यादा, मैं आपको सच में बताऊँ। मैं थोड़ा टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, मैं थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ उस पर कुछ पढ़ के उसको समझने की। ओपेनहाइमर मुझे क्योंकि ज़्यादा समझ में आती। फिर एक फिल्म थी उनकी वॉर वाली, क्या नाम था? डंकर्क। क्योंकि वॉर को लेकर के एक मेरा हमेशा से रहा है, द वन थिंग दैट हैज़ ऑलवेज डिस्टर्ब मी इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। एलओसी कारगिल में, हाँ एलओसी कारगिल याद है आपका जी रोल? मुझे वो करते हुए भी बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मैं पूरे युद्ध के पूरे कॉन्सेप्ट से मुझे लोग मरते हैं, क्योंकि लोग मरते हैं, एक दूसरे को लोग मार रहे होते हैं। ये हमारे स्पीशीज़ की सच्चाई है। हाँ सच्चाई तो है, लेकिन डिस्टर्बिंग तो है ना, डिस्टर्बिंग है। आप किसी भी सैनिक से पूछिए, वो कह रहा होता है कि जो नज़दीक में बॉर्डर है ना, कभी उनसे जाके बात करना। और मैंने उनसे एक बार पूछा कि अरे उधर से जो है जो साहब हैं, जो हम लोग आप जिनको दिखा रहे हैं, तो इनसे बातचीत होती है? कहते हाँ बातचीत होती है, खूब सारी बातचीत होती है जब सीज़ फायर होता है। तो हमने कहा जब अचानक से सीज़ फायर ख़त्म होता है तो तब क्या होता है? कि देखो जी, हम नहीं मारेंगे तो वो मार देंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब युद्ध का समय का की एनर्जी अलग होती है। अभी हम जब पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का माहौल बना हुआ है, मुझे अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा डराती है तो ये कि विश्व युद्ध ना हो जाए। लगता आपको होगा? हम तो एकदम दरवाजे पे खड़े हैं, भगवान ना करे कि हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हम दरवाजे पे भी खड़े हैं।
कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाए ताकि ये सब टल जाए, ताकि ह्यूमैनिटी बच जाए। हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं ना। आप जियो पॉलिटिक्स और ये सब फॉलो करते हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ, मैं और मेरी वाइफ शबाना जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और इसके बारे में बातें करना ही बहुत पसंद करते हैं। बड़े अलग अलग राय होती हैं, कभी सेम राय होती है, लेकिन बिकॉज मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए कि दुनिया के पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। और आपको अचानक से पता चलेगा कि कैसे मटेरियलिज्म इसका सबसे बड़ा कारण है, कैसे ग्रीड इसका बहुत बड़ा कारण है, और तब आपको सारा कुछ फ्यूटाइल लगना शुरू होता है, विच इज़ गुड। यू शुड नो व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई इट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। मतलब हर युद्ध का रूट कॉज पैसे होता है। ग्रीड, पैसे और पावर की ग्रीड, एक्सपांशन, ग्रीड फॉर पावर, ग्रीड फॉर मनी, ग्रीड फॉर एवरीथिंग। ग्रीड अपने आप में एक वर्ड है ना। क्या ही बोलूं सर मैं। हमारी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? ग्रीड है ना सर। या फिर डिजायर, वही सेम डिजायर। जब आप मुंबई में पले बड़े हो, कभी भी आपको जियो पॉलिटिक्स की बातें सुनाई देती? एक्चुअली बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स के बारे में बातें होती है, नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कम। बहुत कम नहीं, पर कम। पर अगर आप मुंबई, बैंगलोर से बाहर गए, कहीं भी और बाहर, बहुत ज़्यादा बातचीत होती है नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर। आपको नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में बात करनी है तो बिहार चले जाओ, बिहार के किसी नुक्कड़ पे बैठ जाओ, और जिस तरह की बातें होंगी, जो आपको ज्ञान मिलेगा वो आपको शायद ही कहीं और इतना मिलेगा। आप कभी ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं पत्रकार, उनके कभी कभी मुझे क्लिपिंग्स मिल जाते हैं देखने को, तो ग्राउंड पे जो आदमी है वो इतना समझदार है, इतना इन्फॉर्म्ड है वो नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन उसकी जो समझदारी है, उसकी जो जानकारी है, उसके सामने मुंबई दिल्ली के लोग फीके पड़ जाए। वो इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उसको इतना पता है, और उसको कारण पता है, हर चीज़ का, हर इवेंट का कारण पता है। अब प्रशांत किशोर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मेरी बातचीत होती है उनसे। अच्छा। काफ़ी बातचीत होती रहती है, बीच बीच में कभी कभी फ़ोन आता है उनका, और हम लोग खूब सारी बातें करते हैं बिहार की राजनीति के बारे में और नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर वो मेरे अभिनय के बारे में बात करते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत होती है। मैं सबसे बहुत सारे लोगों से दोस्ती है मेरी। वो बहुत कैरिज्मेटिक लगता है मुझे, और ऑब्वियसली बहुत इंटेलिजेंट है। अगर मतलब जो भी उनकी लाइफ रही है, लाइफ, हाँ, मतलब जो एक लाइफ जी है उन्होंने, ये लोग सोशल मीडिया को मास्टर किया हुआ है इन लोगों ने, और ये लोग शुरुआत इन्होंने किया हुआ और उस पर राज किया। उनकी कंपनी जो सर्वेज वगैरह करती रहीं, तो उसमें उनकी महारत है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आज का जो वोटर है ना, वो बोलता नहीं है, वो चुप हो गया है, क्योंकि झगड़े हो जाते हैं। नहीं, उसको लगता है कि यार अननेसेसरी मैं विवाद में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि वो स्मार्ट हो गया है। वो तो किसी भी पक्ष को वो वोट देना हो, लेकिन वो तो आपको बोलेगा नहीं। तो सर्वे का सैंपल आप कितना भी बड़ा रख लो, आपके सैंपल सब फेल है, आपके सर्वे सारे फेल है, क्योंकि ओवर द ईयर्स मैं देख रहा हूँ सारे सर्वे फेल हो रहे हैं। सोशल मीडिया की भी और जो टीवी के हैं वो भी सब फेल हो रहे हैं, बिकॉज उसका एक ही कारण है कि वोटर चुप हो गया है, वो आपको सही बात बता ही नहीं रहा है। क्या नेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करने से आपकी एक्टिंग की कला इम्प्रूव हुई है? बहुत अच्छी बात। शुरुआत तुमने बातचीत की जो की है ना, हमारे एक्टर्स जब तक ये समझते रहेंगे कि एक्टिंग का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है, तब तक वो अच्छे एक्टर नहीं बनेंगे। मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त है, जिसने, वो एक बहुत अच्छी एक्टर है, उन्होंने मुझसे कहा कि यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू बी अ गुड एक्टर, बट मैनी डोंट अंडरस्टैंड दिस। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड।
एक्टिंग में हर चीज़ है सर, हर चीज़ है, घोड़सवारी से लेकर के जो भी चीज़ पढ़ा लिखा, जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, जो भी चीज़ के बारे में, चाहे आप इतिहास पढ़ो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे आप साइंस पढ़ो, चाहे आप अध्यात्म के बारे में पढ़ो, चाहे आप मंत्रों के बारे में, कुछ भी आप करो, वो आपके काम बहुत आता है, रोज़ के जीवन में काम आता है। मैं अपने कैरेक्टर को, श्रीकांत तिवारी जैसे फैमिली मैन का है, मैं उसको प्लेस ही नहीं कर पाऊंगा, उसका इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पाऊंगा अगर मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, अगर मेरा एक्सपोजर नहीं होगा, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होगी चीज़ों को लेकर के। कैसे हो सकती है भला बताइए मुझे, अगर मुझे NIA और रॉ में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आएगा तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मुझे वर्क एरिया को समझना पड़ेगा ना। अभी मैं बहुत सारे इंटरव्यू करता हूँ, बहुत सारे पत्रकार कहते हैं आपने पुलिस के रूल बहुत निभाए। मैंने कहा कौन कौन सा किया? नहीं, आपने शूल किया है और साइलेंस किया और फैमिली मैन किया। मैंने कहा वेट अ सेकेंड, NIA पुलिस का काम नहीं होता है, पुलिस का काम लॉ एंड एनफोर्समेंट होता है। लॉ एनफोर्समेंट का काम है ना, लॉ एंड ऑर्डर का काम है उसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। इंटेलिजेंस के इनपुट पे पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है या आर्मी काम करती है, राइट? तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है, उनको CBI में और NIA में फ़र्क नहीं पता है। तो ये तो नॉलेज हमको रखनी पड़ेगी ना, ये तो जानकारी रखनी पड़ेगी। और इंडिया के पूरे जो जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसको आप नहीं समझेंगे तो अपने कैरेक्टर को कहाँ प्लेस करेंगे आप? हमारे यहाँ के कास्ट सिस्टम को नहीं समझेंगे आप तो मैं दशरू का रोल कैसे कर पाऊंगा जोरम में? अगर मैं क्लास सिस्टम को नहीं समझ पाऊंगा तो मैं गुलमोहर का रोल कैसे कर पाऊंगा? आप नॉलेज प्राप्त कैसे करते हो? पढ़ते रहिए, आप जो भी इन्फॉर्मेशन है पढ़िए उसके बारे में। और ख़ास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, बिहार में स्कूलिंग हुई है, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेशन रहा था कि भाई अखबार पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ो। हमारे माँ बाप जो है मतलब जान हराम कर देते थे, हमारे ग्रैंडफादर हमारी जान हराम कर देते थे। हमारे बड़े बाबूजी जो थे वो अखबार आता था तो एडिटोरियल कहते थे तुम लोग पढ़ो, हमको बिठा देते थे। 14 साल की उम्र होती थी हमारी, 13 साल की, तो हम एडिटोरियल जो है पढ़ के लाउडली सुनाते थे उनको, क्योंकि उनके पास उस समय चश्मा अगर बगल में नहीं है तो आप पढ़ के आप बताइए उनको। ये सच है कि ये मुझे पता नहीं अगर तब भी ये होता था, पर आज डेफिनेटली हो रहा है। और ये नोवा ने मुझे बताया हाँ, कि बिहार में हर घर में आपको कहा जाता है कि इंजीनियर, डॉक्टर या IAS बनो। सच है? बिल्कुल सही है। अब भी हो रहा है ये? बिल्कुल यही होता है। अगर बिहार का कल्चर इतना एजुकेशन ड्रिवन है तो एक वही एक एम्बिशन रहती होगी हर बिहारी एक्सपोर्ट में, जो दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं। मुझे ये बात बुरी लगती है, मुझे पता भी नहीं था कि ये बात है इस दुनिया में। नोवा ने मुझे बोला कि थोड़ा बिहारी रेसिज्म रहता है। मुंबई में नहीं, आई डोंट नो एक्चुअली, शायद मुंबई में भी रहता होगा। बिहारी बायस कह सकते हैं, मतलब हाँ, इट्स लाइक, हाँ वही हाँ, बिहारी बायस। हाँ। एक बहुत वायरल रील भी किसी ने बनाया था, आपको पता? क्या है? वो एक पोएम पढ़ रहा हाँ, है। पोएम जो पढ़ रहा है आज, वो हाँ। लड़का जो था भैया जी के ट्रेलर लॉन्च पे, वही लड़का आया था और वो जो है उसने वो कविता पढ़ी है, बहुत अच्छा लिखा है उसने, बहुत ही अच्छा लिखा है उसने। एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि हम UPSC IAS IPS की बात नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि और क्या क्या है बिहार में। क्योंकि मुझे लगा कि ये लड़का जो है ये बहुत समझदार लड़का, और मेरे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, मैं जिसका एलुमनाई हूँ, तो मेरे रामजस कॉलेज से पढ़ा हुआ है। आई मेट हिम टुडे, मेरे ख्याल से साहिल नाम है उसका। या प्यार आ गया उसको जाकर झप्पी देनी थी। बट मैं ये सोच रहा था कि यार मैं बिहारी तो हूँ नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट्स लाइक बीइंग बिहार। क्या होता है जब आप दिल्ली जाते हो, मुंबई जाते हो, लोग अलग नज़रिए से बात करते हैं। ये मैं एक्चुअली अब के मनोज बाजपेयी से नहीं पूछा, ये 80s के मनोज बाजपेयी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही करो, इसमें गलत कहाँ है? लेकिन उसको डील करने का नज़रिया आपका, मुझे लगता है थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे मेरे फादर इन लॉ कहा करते थे कि फादर इन लॉ कहते थे अगर कोई धर्म के आधार पर तुम्हारा मजाक उड़ाए, क्षेत्र के आधार पर तुम्हारा मजाक उड़ाए, घूम करके जवाब कभी नहीं देना। यू जस्ट स्माइल। वाई?
in your mind you are thinking, what a fool you are. What a fool you are, and what a pathetic upbringing you had. आप तो जनरलाइज कर रहे हो ना. हर जगह पे हर तरीके के लोग हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उड़ीसा में हो, या फिर साउथ इंडिया में. हमारा बायस तो कमाल है कि हम सारे साउथ इंडियन को मद्रासी बोलते हैं सर. हाउ अनइन्फॉर्म्ड वी आर, है कि नहीं? कि हम जानते ही नहीं कि आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब अलग अलग राज्य हैं. इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, राइट? उसी तरीके से बिहार, यूपी में मैं तो कितने सारे लोगों से मिलता हूँ जिनको पता ही नहीं है कि बिहार और यूपी अलग अलग स्टेट हैं. वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में बहुत बड़ा फासला है, कल्चर में बहुत बड़ा फासला है. तो यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, you have to study, you have to read, you have to watch, right? अगर ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का आपके अंदर में एक पैशन तो होना चाहिए ना, क्योंकि अदरवाइज क्यों जी रहे हैं भाई? बहुत रैंडम चीज़ मेंशन करना चाहूँगा. जैसे एक्चुअली मुझे बहुत गुस्सा फील होता है, ये शायद मेरा पंजाबी बायस हो सकता है, इसलिए गुस्सा फील हो रहा है. तो मेरी दादी माँ सिख थी, एंड जनरली सिक्खी की ओर मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है. पॉडकास्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा जाना है सिक्खी के बारे में. जब मैं किसी सिख से मिलता हूँ, थोड़ा सा ऑटोमेटिक भाईचारा फील हो जाता है, सटल लेवल पे. आजकल ना सोशल मीडिया पर बहुत सारे सिखों के रील्स के नीचे लस्सी, ऐसे मतलब एज अ गाली लस्सी कमेंट्स दिखाई देते हैं, विच आर क्वाइट ऑफेंसिव. फिर सिख भाई लड़ने लगते हैं बाकी भाइयों के साथ, एंड ये मुझे बहुत दुख फील होता है ये देख कर. पर फिर मैं सोच रहा था कि यार ये 5 साल पहले नहीं होता था, तो ये सब कहाँ से आया? 5 साल पहले होता था, सोशल मीडिया नहीं था, आप किसी कमेंट के बारे में जान ही नहीं पाते थे जी. आज के तारीख में, फ्री डेटा के समय में, तो कोई कहीं से बैठ करके कुछ भी लिखता है ना सर. ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जिनका पूरा दिन दूसरे पे कमेंट करते ही हुए ही गुजरता है. वो सोशल मीडिया के पहले भी था. सोशल मीडिया ने उनको अगर आपको एम्पावर किया है तो उनको भी तो एम्पावर किया है. आप उस सोशल मीडिया का उपयोग पॉडकास्ट बना के कर रहे हो, वो आपके ऊपर कमेंट करके यूज कर रहे हैं. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. सो फील पिटी फॉर देम. अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आ रहा है ना आपका, उसका स्वागत करो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, मैं उसका जवाब दूंगा. अब मैं इसका क्या जवाब दूंगा? वो बिहारी, अब इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? उस कमेंट, अगर कमेंट में कोई लिख दिया तो मैं वापस से जाके उसको कुछ बोलूँ? इज इट गोइंग टू हेल्प? बोलो थाला भी बिहारी है. मैं तो ये कमेंट और क्या, थाला भी बिहारी है. हो गई मेरी मेंटरिंग सेशन सर. हो गया हम हाईवे. सर आपसे बात करनी है और pleasure talking to you. What you do that you make me sit. हाँ जी. You force me to sit in one place. जब मैं इधर से उधर भाग रहा होता हूँ ना, तो कोई मुझे कंपेल कर देना बैठने के लिए. कौन कंपेल करता है मुझे? मेरे दोस्त करते हैं, या मेरा परिवार करता है. परिवार गुस्सा होना शुरू हो जाता है. मेरी बेटी जो है टेंट्रम थ्रो करती है, नो कहती है. देन बाप बैठ जाता है, ओके सॉरी. तो तुम भी जो है ना कंपेल कर देते हो एक जगह पे बैठ करके बातें करने के लिए. मुझे मेंटरिंग दो सर. चाहिए आपकी मेंटरिंग. तुम्हारे तो पॉडकास्ट इतना पॉपुलर है, लोगों को तुम मेंटरिंग कर रहे हो. हम तो मतलब
आप लोगों के थ्रू, और ये मैं सिर्फ एक एज अ रिस्पॉन्स नहीं कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ कि आई फील कि ये एक शो नहीं है मेरे लिए, अब एक लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका। तो जो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आप लोगों से मिलकर, वही लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कभी कभी 40 मिनट लग जाते हैं आइस ब्रेक करने के लिए, कभी कभी पहले मिनट में आइस ब्रेक हो जाती, जो पिछली बार भी हुआ था। आज वही आइस ब्रेक हो गई जब मैं आपके गले लगा। तो नहीं, पिछली बार मैं एक्चुअली, मुझे क्या है ना, मेरा अगर सबसे दो बातें जो है ना, वहाँ पे मैं एकदम से बैठ करके इमीडिएटली शुरू हो सकता हूँ। एक अभिनय की बात, क्योंकि हमेशा बात करते हुए सीखता ही हूँ, क्योंकि जब आप कोई सवाल करते हो तो मैं भी सोचता हूँ कि इसका जवाब क्या होगा, या ढूंढता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, तो वहाँ से जवाब निकालने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई ज्ञान देने का शौक़ नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी से बातें निकाल के आपसे बात करता हूँ, और जो बातें करता हूँ वो मैं करता हूँ, मतलब उसको अप्लाई करता हूँ मैं, क्योंकि मैं वो बात ही नहीं करूँगा आपसे कि जो मैं करता नहीं हूँ। सुबह मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा यार 5 बजे मत सुबह उठो, नहाओ धो, है ना, अपना योग ध्यान एक्सरसाइज करो, क्योंकि मैं करता हूँ। सो आई डोंट नो एनी अदर वे। और क्या डिसिप्लिन होती है मुझे नहीं पता है। तो मुझे बात करने में मज़ा आता है। लोगों को यही चाहिए सर, असली मनोज बाजपेयी को सुनना है लोगों को। हाँ नहीं, अब मैं आपको सच में बताऊँ, मैंने अपने ज़िंदगी में 2-3 मेन स्ट्रीम फिल्में की हैं, उससे ज़्यादा 4-5 कर ली होंगी। और मैं ज़्यादातर मिडल ऑफ द रोड या इंडिपेंडेंट सिनेमा, इस तरह में मेरा बहुत मन लगता है, बहुत ज़्यादा। मैंने पहली बार एक मेन स्ट्रीम फिल्म आउट एंड आउट जिसको मैं हेडलाइन कर रहा हूँ, वो है भैया जी, है ना। और जब मैं कर रहा था तो मुझे जो मोटिवेशन मिल रहा था वो मेरे डायरेक्टर जो अपूर्व सिंह कार्की, जो कि बहुत ज़िद्दी आदमी, पहाड़ का आदमी, उसने मुझसे वो काम कराए जो मैं करने से मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब उसने कराया तो मुझे एक अलग तरीके का अनुभव हुआ, वो करके मेरा दिमाग भी खुला। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे मिले जो मेरे दिमाग को खोले, कंपेल करे, मेरे अपने जो रिजर्वेशंस हैं उसको खोले, मेरे अपने जो बहुत सारे अंधकार है वहाँ पे वो मुझे दिखाए कि यहाँ पे रोशनी की उम्मीद है। तो हम भी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की, इसीलिए कभी बंद करके नहीं रखना चाहता हूँ मैं इसको। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन टाइम के साथ बढ़ रही है, जान लो खुद को। हाँ, जानो अपने आप को, एक्सपैंड करो, और अपने आप को और एक्सपैंड करो। ह्यूमन का लिमिटेशन नहीं है, हम भी बहुत लिमिट करते हैं अपने आप को। किससे? समाज के डर से, इंडस्ट्री के डर से, दुनिया के डर से। एक छोटा बच्चा होता है ना, वो आएगा आपके पास में और वहाँ आगे बढ़ जाएगा। वो समाज बाद में बताता रहता है उसको कि नहीं, नमस्ते करो, ये करो, वो करो, नहीं वहाँ नहीं जाओ, ये मत छुओ। बच्चे का ग्रोथ हम ही रोकते हैं, स्वच्छंदता देते ही नहीं उसको, उसकी आज़ादी छीनते हैं डूज एंड डोंट्स से। तो अब बच्चे होने की तरफ जाना है, मोगली बनना है फिर से, मोगली चड्डी में। मनोज सर, ऑल द बेस्ट फॉर भैया जी। थैंक यू। ट्रेलर बहुत कड़क है, एंड आई एम होपिंग कि हर कोई भैया जी देखना चाहे। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। कैसा लगा आज का एपिसोड दोस्तों? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। कुछ लोग हैं इस दुनिया में, इस संसार में, जिनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉडकास्ट है, अनगिनत पॉडकास्ट है। उनके अंदर मनोज बाजपेयी उनमें से ही एक है, एक बहुत स्पेशल सोल है। मेरे अनुसार मनोज बाजपेयी सर लौट कर आएंगे TRS पर। अगर आपने अब तक भैया जी नहीं देखी है तो 24 मई को रिलीज हो रही है भैया जी। अगर आप ये पॉडकास्ट 24 मई के बाद देख रहे हो तो डेफिनेटली जाकर देखिए भैया जी को इन थिएटर्स नाउ। मनोज सर TRS पर लौट के आएंगे। नमस्ते, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट।